स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति 2025 के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। इस बुक में दिए गए बाकी के टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम वो सभी टॉपिक कवर करेंगे जो पार्ट 1 की वीडियो से छूट गए थे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में। पहले देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन 1951 के बारे में। संविधान में इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची के विषयों पर न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां संशोधन अधिनियम 1956 का। इसके तहत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पहले से प्रचलित राज्यों की 4 श्रेणियां समाप्त की गई। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद आता है 10वां संशोधन अधिनियम 1961 का। इसके तहत दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 11वां संशोधन अधिनियम 1961 का। इसके तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ये व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट है 12वां संशोधन अधिनियम 1962 का। इसके तहत गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए। नेक्स्ट है 24वां संशोधन अधिनियम 1971 का। इसके तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में यानी मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, ये व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है 31वां संशोधन अधिनियम 1973 का। इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। नेक्स्ट है 31वां के बाद में 36वां संशोधन अधिनियम 1975 में लाया गया। इसके तहत भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 का। इसके तहत प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान में भाग का नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़ा गया और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बनाया गया था। नेक्स्ट इसके बाद आता है 44वां संशोधन अधिनियम 1978 का। इसके तहत राष्ट्रपति को विधेयकों को पुनर्विचार हेतु एक बार वापस भेजने की शक्ति दी गई। इस तरह बाध्यता बनाया किया गया था 42वें में, लेकिन यहाँ पे एक बार वापस भेज सकते हैं, ये व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार है इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता, ये सभी व्यवस्थाएं की गई 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 52वां संशोधन अधिनियम 1985 का। ये संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। इस हेतु 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट है 58वां संशोधन अधिनियम 1987 में लाया गया। इसके तहत संविधान की आधिकारिक पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। नेक्स्ट है 61वां संशोधन अधिनियम 1988 का। इसके तहत नागरिकों के मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट है 69वां संशोधन अधिनियम 1991 का। इसके तहत संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। नेक्स्ट है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का। इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में भाग 9 व 11 अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट है 74वां संशोधन अधिनियम 1992 का। इसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में भाग 9 का व 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद आता है 84वां संशोधन अधिनियम 2001 का। इसके तहत लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगाई गई 2026 तक। इसके बाद आता है 86वां संशोधन अधिनियम 2002 का। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करेंगे। और 51 का में इसी के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा। इसके बाद आता है 91वां संशोधन अधिनियम 2003 का। इसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक अब नहीं हो सकता।
राज्य मंत्रिपरिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अनधिक तथा 12 से कम नहीं होगा। इसके बाद आता है 97वां संशोधन अधिनियम 2011 का। इसके तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया और संविधान में भाग 9 खा जुड़ा सहकारी समितियां जोड़ा गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है 100वां संशोधन अधिनियम 2015 का। इसके तहत भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण किया गया। इसके बाद आता है 101वां संशोधन अधिनियम 2016 का। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का प्रावधान किया गया। इसके बाद आता है 104वां संशोधन अधिनियम 2019 का। इसके तहत लोकसभा व राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 10 वर्ष की वृद्धि की गई और नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का समापन किया गया। जो 2 लोगों की नियुक्ति की जाती थी उसे अब समाप्त कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर और भी अनुच्छेद हैं जो छूट गए, संशोधन है तो ये देख लेते हैं। पहले एक देखा था हमने, 2-3 भी देख लेते हैं। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 में लाया गया। इसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद आता है 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया। इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया। यहाँ पे 4 हम देख ही चुके हैं, 5वां देख लेते हैं। 105वां संशोधन अधिनियम 2021 में लाया गया। इसके तहत राज्यों की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति बहाल की गई। इसके बाद आता है 106वां संवैधानिक संशोधन 2023 का। इसके तहत महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीट यानी 33% आरक्षित किया गया, जिसमें एससी व एसटी के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। और ये लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के लिए लाया गया है। कुछ विविध पॉइंट देख लेते हैं। पहले देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में वर्ष 1947 से लेके वर्तमान तक। तो यहाँ पर पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। इनका अगर हम यहाँ पर जीवन काल देखें तो ये होगा 1888 से लेके 1975 के मध्य। इनकी सेवा का वर्ष है तो ये है 13 मई 1952 से लेके 12 मई 1962 के मध्य। इसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन। इनका जो जीवन काल है ये है 1897 से 1969 और सेवा किया था इन्होंने 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक। इसके बाद आते हैं वेंकट वराहगिरी। इनका जीवन काल है 1894 से 1980 और इन्होंने सेवा किया था 13 मई 1967 से 3 मई 1969। आगे हम इनके जीवन काल को नहीं बताएंगे, आप स्वयं देख लीजिएगा। हम सिर्फ वर्ष और नाम देखते चलेंगे। और ये भारत के उपराष्ट्रपति की लिस्ट है। इसके बाद आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक। इनका जो समय है सेवा का ये है 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974। इसके बाद आते हैं वी.डी. जत्ती। इनका समय है 13 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद आते हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका जो समय है कार्यकाल का ये है 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 के मध्य। इसके बाद आते हैं आर वेंकट रमन। इनका समय है 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक। इसके बाद आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका समय है 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992। इसके बाद आते हैं के आर नारायणन। इनका कार्यकाल रहा है 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक। इसके बाद आते हैं कृष्णकांत। इनका समय है 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक। इसके बाद आते हैं भैरू सिंह शेखावत। इनका समय है 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक। इसके बाद आते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। इनका सेवा का वर्ष है 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक। इसके बाद आते हैं एम वेंकैया नायडू। इनका समय है 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक। इसके बाद आते हैं जगदीप धनखड़। इनका जन्म हुआ था 1951 में। इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था 11 अगस्त 2022 से और ये अभी इनके सेवा काल समाप्त कर दिया गया है। करंट से आप ये कवर कर लीजिएगा कि वर्तमान में कौन बने हैं।
नेक्स्ट अब देख लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल वर्ष 1950 से वर्तमान तक। तो एक बार आप ये स्वयं भी देख सकते हैं। इसके बाद हम इसे कवर करने वाले हैं। बाकी वर्तमान से आपको इसे भी कवर करना होगा। यहाँ पे हम नाम ही देखते चलेंगे। पहले हैं हरिलाल जेक जेकी सुनदास कानिया। इनका जो कार्यकाल रहा है ये है 1950 से 1951 के मध्य। इसके बाद आते हैं एम पतंजलि शास्त्री 1951 से 1954 तक। बाकी का कार्यकाल आपको स्वयं देखते चलना है, क्योंकि कार्यकाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ नाम ही पढ़ते चलेंगे। इसके बाद जो भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं ये हैं मेहर चंद महाजन। नेक्स्ट है विजन कुमार मुखर्जी। इसके बाद आते हैं सुधीर रंजन दास। इसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। फिर पीवी गजेंद्र गटकर। इसके बाद आते हैं अमल कुमार सरकार। इसके बाद कोका सुब्बा राव। इसके बाद के एन वांचू। नेक्स्ट आते हैं 10वें के बाद में 11वें आते हैं, तो ये हैं एम हिदायतुल्ला। इसके बाद आते हैं जे सी शाह। इसके बाद आते हैं एस एम सीकरी। इसके बाद आते हैं ए एन रे। 15वें हैं मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। 16वें हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। 17वें हैं प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती। 18वें हैं मुख्य न्यायाधीश रघुनंदन स्वरूप पाठक। 19वें हैं ई एस वेंकट रमैया और 20वें हैं सब्यसाची मुखर्जी। 21वें हैं रंगनाथ मिश्र। 22वें हैं के एन सिंह। 23वें हैं मुख्य न्यायाधीश, तो ये हैं एम एल कानिया। 24वें हैं एल एम शर्मा। 25वें हैं एम एन वेंकट चलैया। 26वें हैं ए एम अहमदी। 27वें हैं जगदीप शरण वर्मा। 28वें मुख्य न्यायाधीश हैं मदन मोहन कुंछी। 29वें हैं आदर्श सेन आनंद। इसके बाद हैं सैम फिरोज फरूचा। भूपिंदर नाथ कृपाल। नेक्स्ट हैं गोपाल वल्लभ पटनायक। नेक्स्ट है वी एन खरे। नेक्स्ट है एस राजेंद्र बाबू। 35वें हैं रमेश चंद्र लाहौटी। 36वें हैं वाई के सरभवाल। नेक्स्ट है के जी बालाकृष्णन। एच कपाड़िया। नेक्स्ट हैं अल्तमस कबीर पी सदाशिवम। इसके बाद आते हैं राजेंद्र मल लोढ़ा। 42वें हैं एच एल दत्तू। 43वें हैं टी एस ठाकुर। 44वें हैं जगदीप सिंह खेहर। 45वें हैं दीपक मिश्र। 46वें हैं रंजन गोगोई। 47 में हैं शरद अरविंद वोवडे। 48वें हैं एन वी रमना। 49 में हैं उदय उमेश ललित। 50वें हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़। 91वें हैं संजय खन्ना। 2024 में नियुक्ति हुई। बाकी ये आप करेंट से फिर से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट दी गई है 1947 से वर्तमान तक की, तो ये एक बार आप देख लीजिए, फिर इसे हम कवर करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट है। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू। इनका जो जीवन काल रहा है ये है 1889 से 1964 के मध्य इनके कार्यकाल की अवधि है। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। इसके बाद आते हैं गुलजारी लाल नंदा। इनका जीवन काल है 1898 से 1998, यानी पूरे पूरे 100 साल थे ये। इनके कार्यकाल की अवधि है 27 मई 1964 से 9 जून 1964 के रूप तक, और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री। अब हम कार्यकाल देखते चलेंगे, जीवन काल आपको स्वयं से ही कवर करना है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल की अवधि है ये है 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। इसके बाद आते हैं गुलजारी लाल नंदा। ये कार्यवाहक के रूप में काम किया था, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रही हैं। इनका समय है 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 के मध्य। इसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी। इनका जो जीवन काल है ये है 1917 से 1984 के मध्य, और कार्यकाल की अवधि है 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई। इनके कार्यकाल की अवधि है 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। इसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल रहा है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के मध्य। इसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी। इनके कार्यकाल की अवधि है 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 के मध्य। इसके बाद आते हैं राजीव गांधी। कार्यकाल की अवधि 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह।
कार्यकाल की अवधि है 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। नेक्स्ट है चंद्रशेखर, इनके कार्यकाल की अवधि है 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। नेक्स्ट है पी.वी. नरसिम्हा राव, इनके कार्यकाल की अवधि है 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो कार्यकाल रहा है ये है 16 मई 1996 से 1 जून 1996 और इनका जीवन काल है 1924 से 2018 की अवधि में। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं एच.डी. देवगौड़ा, इनका जो समय रहा है कार्यकाल का ये है 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। इसके बाद आते हैं इंदर कुमार गुजराल, इनके कार्यकाल की अवधि है 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। नेक्स्ट आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनका समय है 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जन्म हुआ था 1932 में, इनके कार्यकाल की अवधि है 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, जन्म हुआ था 1950 में, कार्यकाल की अवधि है 26 मई 2014 से वर्तमान तक। तो ये भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, तो ये भी देख लेते हैं। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में राज्यों का क्रमशः है, तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र में है 48 सीटें, तृतीय स्थान पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर हैं 42 सीटें। लोकसभा में राजस्थान के लिए सीटें निर्धारित हैं 25। उत्तराखंड से कुल लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं 5, सही सुमेलित है, तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, असम में 14 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं और पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तब वहाँ कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक हो जाने के पश्चात इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं तथा तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में 2-2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव से। अब देखते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की लिस्ट दी गई है, तो ये लिस्ट देख लेते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं, तो ये हैं सुकुमार सेन, इनका समय था वर्ष 1950 से 1958 के मध्य। इसके बाद के टाइम पीरियड में नहीं बताऊंगी, आप स्वयं से देख लीजिए, बाकी हम लास्ट में कवर करेंगे। तो नाम देखते चलते हैं कितने लोगों को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सुकुमार सेन के बाद आते हैं के सुंदरम, इसके बाद आते हैं SP सेन वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, टी स्वामीनाथन, SL सकधर, RK त्रिवेदी, RVS पेरी शास्त्री, श्रीमती VS रमा देवी, TN शेषन, MS गिल, JM लिंगदोह, TS कृष्णमूर्ति, VD टंडन, N गोपाल स्वामी, नवीन V चावला, SY कुरैसी, VS संपत, HS ब्रह्म, नसीम जैदी। इसके बाद आते हैं अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र। इसके बाद आते हैं राजीव कुमार, इनका समय है 2022 से 2025 और ज्ञानेंद्र सिंह चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं 19 फरवरी 2025 से वर्तमान तक, तो ये आप करंट से भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं राष्ट्रीय राजनैतिक दल एवं उनके चुनाव चिन्ह के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चिन्ह है, राजनैतिक दल का जो चुनाव चिन्ह है, ये है हाथ का पंजा। भारतीय जनता पार्टी का है कमल, बहुजन समाज पार्टी का है हाथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी का है हथौड़ा, हसिया और सितारा है। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू और नेशनल पीपुल्स पार्टी का है किताब। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को। भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित अनुच्छेद है, तो ये है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2 का में है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना लोप किया गया। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
अनुच्छेद 4 में है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। नेक्स्ट है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता है, इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11 है। तो अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसी होगी। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में दिया गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। नेक्स्ट है मूल अधिकार। भाग 3 में है इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं ये है 12 से 35 है। तो 12 में दिया गया है परिभाषा। 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो भी विधियां होंगी वो शून्य होंगी। 14 में है समता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 के मध्य, जिसमें अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता। 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में है स्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य, जिसमें अनुच्छेद 19 में है वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का में है शिक्षा का अधिकार। 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 23-24 में। 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है 25, 26, 27, 28 अनुच्छेद में, जिसमें 25 में है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देखते हैं। अनुच्छेद दिया गया है 29, 30, 31 में, जिसका लोप किया गया है। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन लोप किया गया है इसका। नेक्स्ट है कुछ विधियों की व्यावृत्ति। तो ये 31 का में दिया गया है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 खा में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31 का में है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 घा में है राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति, ये लोप किया गया। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है। 32 का में है राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यालयों में विचार न किया जाना, लोप किया गया इसका। 33 में दिया गया है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो ये हमने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद देखे। अब देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि भाग 4 में दिए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद है 36। 36 में परिभाषा दिया गया है राज्य की क्या परिभाषा होगी। 37 में है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
42 में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 में है कर्मकालों के लिए निर्वाह मंजूरी। अनुच्छेद 43 का में दिया गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 खा में है सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 में दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिया गया है जिसमें 51 का में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिया गया है। इसके बाद आता है भाग 5 में संघ के बारे में दिया गया है। इसमें जो अध्याय 1 है इसमें कार्यपालिका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 52 में दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्माण के लिए पात्रता क्या होगी। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में दिया गया है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय। 72 में दिया गया है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद दिया गया है अनुच्छेद 74। मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद है 74। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। सरकारी कार्य का संचालन। सरकारी कार्य के संचालन से संबंधित अनुच्छेद है 77। इसमें दिया गया है भारत सरकार के कार्य का संचालन। और अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि से संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे। भारत के महान्यायवादी के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 76 में। इसके बाद आता है अध्याय 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं भाग 5 के अंतर्गत। तो अध्याय 1 से संबंधित अनुच्छेद देख चुके हैं। अब देखते हैं अध्याय 2 से संबंधित अनुच्छेद। इसमें दिया गया है संसद। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं तो ये है 79। इसमें संसद का गठन है। 80 में है राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। 82 में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र 17 अवसान विघटन। अनुच्छेद 86 में दिया गया है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं संसद के अधिकारी से संबंधित अनुच्छेद। तो ये हैं
अनुच्छेद 89 इसमें दिया गया है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने के बारे में है। अनुच्छेद 91 में है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 में है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 94 में दिया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। अनुच्छेद 95 में है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 में दिया गया है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन नहीं होना। अनुच्छेद 97 में दिया गया है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। और 98 में है संसद का सचिवालय। तो ये संसद के अधिकारी से संबंधित अनुच्छेद हैं। अब देखते हैं कार्य संचालन से संबंधित अनुच्छेद। तो ये है 99, इसमें दिया गया है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और 100 में है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। नेक्स्ट है सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये है 101, इसमें स्थानों का रिक्त होना है। 102 में सदस्यों के लिए निर्हताएं हैं। अनुच्छेद 103 में सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। अनुच्छेद 104 में दिया गया है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। नेक्स्ट है संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है 105। इसमें है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। और 106 में दिया गया है सदस्यों के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट आता है विधायी प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ये है 107, इसमें है विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में है विधेयकों पर अनुमति। नेक्स्ट आता है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। तो ये इससे संबंधित अनुच्छेद है 112, इसमें दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 में है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 में है विनियोग विधेयक। 115 में है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। नेक्स्ट है साधारणतया प्रक्रिया, ये दिया गया है अनुच्छेद 118 में, इसमें प्रक्रिया के नियम हैं। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने के बारे में दिया गया है। अब देखते हैं अध्याय 3, इसमें दिया गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और इससे संबंधित अनुच्छेद 123, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट आता है अध्याय 4, इसमें दिया गया है संघ की न्यायपालिका, इससे संबंधित अनुच्छेद है 124, इसमें है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 124 का में दिया गया है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, अधिनियम द्वारा गठित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अभिखंडित कर दिया गया है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व स्थिति को बनाए रखा गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2013 को मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान संशोधन 99 संशोधन किया गया था, ये हटा दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 124 खा, आयोग की कृत्य है। इसमें 124 का में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। 125 में न्यायालयों के वेतन आदि हैं। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है। अनुच्छेद 131 का में है केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित विषयों के बारे में उच्चतम न्यायालय की
अनन्य अधिकारिता लोप किया गया है इसका। नेक्स्ट है अनुच्छेद 132। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता दी गई है। अनुच्छेद 133 में है उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 में है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 का में है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 में दिया गया है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। 136 में है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 में है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 में है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 में है कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 का में है कुछ मामलों का अंतकरण। अनुच्छेद 140 में है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। 141 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 142 में है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहकारिता में कार्य किया जाना। 144 का में है विधियों की सांविधिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध। 144 का उपबंध का लोप किया गया है। 145 में है न्यायालय के नियम। 146 में है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 में निर्वचन है। अध्याय 5 देखते हैं, इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में है। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। 149 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। 150 में है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप और 151 में दिया गया है संपरीक्षा प्रतिवेदन। अब देखते हैं भाग 6 में दिया गया है राज्य से संबंधित। तो इसमें 152 में दिया गया है परिभाषा जो कि अध्याय 1 के अंतर्गत है। अध्याय 2 में है कार्यपालिका राज्यपाल के बारे में। तो इससे संबंधित अनुच्छेद है 153, इसमें राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये दिया गया है। 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति और 156 में है राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 153 में दिया गया है राज्यों के राज्यपाल के बारे में। 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में है राज्यपाल की पदावधि। 157 में दिया गया है राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं। 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 में है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट है सरकारी कार्य का संचालन, ये दिया गया है 166, 167 में। 166 में है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन और 167 अनुच्छेद में है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या हैं। नेक्स्ट है अध्याय 3, इसमें दिया गया है राज्य का विधानमंडल जिससे संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ये है 168 में दिया गया है राज्यों के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या फिर सृजन करना। 170 में है विधानसभाओं की संरचना। 171 में विधान परिषद की संरचना है। अनुच्छेद 172 में दिया गया है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 173 में है राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174 में है राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 175 में है सदन या सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 में है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। तो ये कुछ अनुच्छेद छूट गए हैं, ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया है इसमें। तो 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट आते हैं राज्य के विधानमंडल के अधिकारी के बारे में देखें तो इनसे संबंधित अनुच्छेद है 178, इसमें दिया गया है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा।
179 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने के बारे में। अनुच्छेद 180 में है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 181 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। नेक्स्ट है राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। इससे संबंधित अन्य अनुच्छेद है 182। इसमें दिया गया है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 में है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 184 में है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 185। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के बारे में वेतन और भत्ते। 187 में है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। नेक्स्ट है कार्य संचालन। इससे संबंधित अनुच्छेद है 188। इसमें दिया गया है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 में है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। नेक्स्ट है सदस्यों की निर्हताएं दी गई हैं 190 में। इसमें स्थानों का रिक्त होना है। 191 में है सदस्यता के लिए निर्हताएं। 192 में है सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 193 में दिया गया है अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अरहित न होते हुए या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। 193 के बाद आता है यहाँ पर राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 194। इसमें है विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। 195 में है सदस्यों के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट आता है इसके बाद विधायी प्रक्रिया। इससे संबंधित अनुच्छेद है 196। इसमें दिया गया है विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 197 में है धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां पर निर्बंधन। 198 में दिया गया है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 में है धन विधेयक की परिभाषा। 200 में दिया गया है विधेयकों पर अनुमति। 201 में है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। इसके बाद आता है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। ये दिया गया है अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 में है विधान मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 204 में दिया गया है विनियोग विधेयक। 205 में है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। 207 में है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। साधारणता प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 208 में। इसमें प्रक्रिया के नियम हैं। 209 में राज्य के विधानमंडल के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया की विधि द्वारा विनियमन है। 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन है। 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना है। नेक्स्ट आता है अध्याय 4। इसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में दिया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 213। इसमें है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। इसके बाद आता है अध्याय 5। इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में है, जिससे संबंधित अनुच्छेद है 214। इसमें दिया गया है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में दिया गया है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 में है उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। 219 में है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 में है स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। 221 में दिया गया है न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 223 में दिया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 का में है उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 में दिया गया है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 का जो है इसमें अनुच्छेद 226 के अधीन
कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की सांविधिक वैधता पर विचार किया जाना था, इसका लोप किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 227, इसमें सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण है। 228 का में राज्य विधियों की सांविधिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध है, इसका लोप किया गया है। अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय को अधिकारी और सेवक तथा व्यय है। 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार है। अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना है। अनुच्छेद 232 में अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 232 के स्थान पर अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231 प्रतिस्थापित किया गया है। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय दिया गया है, इससे संबंधित अनुच्छेद है 223, इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण है। 234 में न्यायिक सेवा में जिला अधिकारियों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है। अनुच्छेद 236 में निर्वचन है। अनुच्छेद 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना है। अनुच्छेद 238 का यहाँ पे लोप किया गया है। नेक्स्ट, और ये भाग 7 में दिया गया है। भाग 7 में 238 है, इसका लोप किया गया है। ये पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य से संबंधित है। इसके बाद आता है भाग 8, इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, इससे संबंधित अनुच्छेद है 239, इसमें है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रि परिषदों का या दोनों का सृजन करना। अनुच्छेद 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 239 का खा में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अनुच्छेद 239 खा में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 242 में कोगुड़ू ये लोप किया गया है। नेक्स्ट आता है भाग 9, इसमें पंचायत के बारे में दिया गया है, इससे संबंधित अनुच्छेद है। 243 में परिभाषाएं दी गई हैं। 243 का में ग्राम सभा है। 243 खा में पंचायतों का गठन है। 243 गा में पंचायतों की संरचना है। 243 घा में स्थानों का आरक्षण है। अंगा में है पंचायतों की अवधि। 243 चा में है सदस्यता के लिए निर्हताएं। 243 छा में है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 जा में है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 झा में है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 या में है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 टा में दिया गया है पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 ठा में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 अंगा में है आड़ा में है, तो इसमें है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 ढा में दिया गया है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 अड़ा में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। इसके बाद आता है भाग 9 का नगर पालिका है, इसमें इसके से संबंधित अनुच्छेद हैं। 243 ता में परिभाषा है। 243 था में नगर पालिकाओं का गठन है। 243 दा में नगर पालिकाओं की संरचना है। 243 था में वार्ड समितियों आदि का गठन संरचना है। 243 ना में स्थानों का आरक्षण है। 243 पा में नगर पालिकाओं की अवधि है। 243 पा में सदस्यता के लिए निर्हताएं हैं। 243 बा में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व हैं। 243 भा में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां हैं। 243 माह में वित्त आयोग है। 243 या में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा है। 243 या का में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। 243 या का में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है। 243 या गा में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना है। 243 या घा में जिला योजना के लिए समिति है। 243 या अंगा में
महानगर योजना के लिए समिति है। 243 याचा में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बचा रहना है। 243 याचा में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। अब देखते हैं भाग 9 खा, इससे संबंधित है सहकारी सोसाइटी। तो इससे संबंधित अनुच्छेद है 243 याजा, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। 243 याझा में सहकारी सोसाइटियों का निर्गमन है। 243 या में बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि दी गई है। और 243 या टा में बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन है। 243 या ठा में बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन है। 243 या अंगा में सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा है। 243 या ढा में साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना है। 243 याणा में सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार है। 243 याता में विवरणियाँ हैं। 243 याथा में अपराध और साख्तियाँ दी गई हैं। 243 यादा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना है। अनुच्छेद 243 याधा में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है। 243 याना में विद्यमान विधियों का जारी रहना है। अब देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में, और ये दिया गया है भाग 10 में। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 244, इसमें है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 का में दिया गया है असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन करना। अब देखते हैं भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें अध्याय 1 में दिया गया है विधायी संबंध के बारे में। इसके अंतर्गत देखते हैं विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित अनुच्छेद। पहला है अनुच्छेद 245, इसमें दिया गया है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 में है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 246 का में है माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 247 में है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 में है उशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 में है यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 में है संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 में है दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 में है अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 254 में है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 में है सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। अध्याय 2 में दिया गया है प्रशासनिक संबंध। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 256 राज्य की और संघ की बाध्यता। 256 में है राज्य की और संघ की बाध्यता क्या है। 257 में है कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण। 257 का में संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता ही इसका लोप किया गया है। अनुच्छेद 258 में दिया गया है कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। 258 का में है संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति। 259 ये पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के सशस्त्र बल थे, इसमें इसका लोप किया गया है। 260 में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता है। 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां दी गई हैं। नेक्स्ट है 262, इसमें जल संबंधी विवाद है। जल संबंधी विवाद के अंतर्गत है 262 में अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। राज्यों के बीच समन्वय से संबंधित अनुच्छेद है 263, इसमें अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। भाग 12 के अंतर्गत है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। इसमें
अध्याय 1 में वित्त दिया गया है, तो इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 264, इसमें निर्वाचन है। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना है। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे हैं। 267 में आकस्मिकता निधि है। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण, तो इससे संबंधित अनुच्छेद है 268, इसमें है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। 268 का में है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाने वाला सेवा कर, इसका लोप किया गया है। 269 में है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 269 में है अंतर राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा का उद्ग्रहण और संग्रहण। 270 में है उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 271 में है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। 272 इसमें कर जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे, इसका लोप किया गया है। 273 अनुच्छेद में है जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। 274 में है ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की जाती है। 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान है। 276 में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर है। 277 में व्यावृत्ति है। 278 में कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों से करार था, इसका लोप किया गया है। 279 में शुद्ध आगम आदि की गणना है। 279 का में माल और सेवा कर परिषद है। 280 में वित्त आयोग है। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध देखते हैं, इससे संबंधित अनुच्छेद है 282, इसमें संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय हैं। 283 में संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लेख लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा आदि है। 284 में लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा है। 285 में संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट है। 286 में माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में उपबंध है। 287 में विद्युत पर करों से छूट है। 288 में जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट है। 289 में राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट है। 290 में कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन है। 290 के का में कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संदाय है। 291 इसमें शासकों की निजी थैली की राशि थी, इसका लोप किया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 2, इसमें उधार लेने से संबंधित दो अनुच्छेद हैं। 292 इसमें भारत सरकार द्वारा उधार लेना और 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना है। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद है 294, इसमें कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार है। 295 में अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार है। 296 में राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति है। 297 में राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजें और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना है। 298 में व्यापार करने आदि की शक्ति है। 299 में संविदाएं हैं। 300 में वाद और कार्यवाहियां हैं। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है। इसमें 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना है। भाग 13 में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इससे संबंधित अनुच्छेद है 301, इसमें है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 302 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। 303 में है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। 304 में है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। 305 में है विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 306 में है
पहली अनुसूची के भाग खा के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधों के अधिरोपण की सख्ती लोप किया गया है इसका। 307 में अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति है। नेक्स्ट है भाग 14, इसमें है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसके अंतर्गत अध्याय 1 में सेवाएं हैं जिससे संबंधित अनुच्छेद है 308, इसमें निर्वचन है। 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें हैं। 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि है। 311 में है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 312 दो में 312 का में कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहित करने की संसद की शक्ति है। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध है। 314 में कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध लोप किया गया है। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग के बारे में है। इसमें 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 में है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। 318 में है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। 319 में है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 में है लोक सेवा आयोगों के कृत्य। 321 में है लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 में है लोक सेवा आयोग के व्यय और 323 में है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। 14 भाग 14 का में अधिकरण दिया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 323 का, इसमें प्रशासनिक अधिकरण है और 323 खा में अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। भाग 16 में निर्वाचन दिया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 324, इसमें है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 में धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 में है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 में है विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 में है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 329 का इसका लोप किया गया है। इसमें था प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध। नेक्स्ट है भाग 16। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इससे संबंधित अनुच्छेद है 330, इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण है। 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 में है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 में है स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। 335 में है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 में है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 में है आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 338 में दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 खा में है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 339 में है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 में है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 में अनुसूचित जातियां हैं। 342 में अनुसूचित जनजातियां हैं। 342 का में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बारे में है। नेक्स्ट है भाग 17, इसमें राजभाषा दिया गया है। इसके अंतर्गत अध्याय 1 में है संघ की भाषा। इससे संबंधित अनुच्छेद है 243, इसमें है संघ की राजभाषा और 344 में है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं दी गई हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद है 245, इसमें राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं।
246 में है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच प्रतादि की राजभाषा। 247 में है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा है और इससे संबंधित अनुच्छेद है 248। इसमें दिया गया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। 249 में है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिया गया है। इसमें है 250 अनुच्छेद जिसमें दिया गया है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा और 250 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 खा में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। इसमें इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। पहला है 352, इसमें है आपात की उद्घोषणा। 353 में है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 में है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। 355 में दिया गया है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रचना करने के लिए संघ का कर्तव्य। 356 में है राज्यों में सामधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 357। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 में है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। 359 में है आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। 359 का इसका लोप किया गया है। इसमें था इस भाग का पंजाब राज्य में लागू होना। और 360 में दिया गया है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। नेक्स्ट अब देख लेते हैं भाग 19। इसमें प्रकीर्ण दिया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 361। इसमें है राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण। 361 का में है संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण। 361 खा में दिया गया है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निहरता। 362 में है देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार, इसका लोप किया गया है। 363 में है कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 363 का में दिया गया है देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। 364 में है महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 365 में है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 366 में परिभाषाएं हैं और 367 में निर्वचन दिया गया है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है जिससे संबंधित अनुच्छेद है 368। इसमें संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट है भाग 21। इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 369। इसमें है राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। 370 में है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 का में है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 खा में है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 गा में है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 घा में है आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 अंगा में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 चा में है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 छा में दिया गया है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 जा में है अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 झा में है गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 इया में है कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 372 में है विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। 372 का में है विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 में है निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 में है फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या परिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध।
अब देखते हैं भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित अनुच्छेद। इसमें पहला है 375। इसमें दिया गया है संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय प्राधिकरणों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। 376 में है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। 378 में है लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। 378 का में है आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। 379 में दिया गया है अंतरकालीन संसद तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध। इसका लोप किया गया है। 380 इसका लोप किया गया है। इसमें था राष्ट्रपति के बारे में उपबंध 380। नेक्स्ट है 381, इसका लोप किया गया है। इसमें राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद थी। 382 इसका लोप किया गया है। इसमें पहली अनुसूची के भाग का के राज्यों के अंतरकालीन विधायकों के बारे में था। 383 इसका लोप किया गया है। इसमें प्रांतों के राज्यपालों के बारे में उपबंध है। 384 इसमें राज्यपालों की मंत्रिपरिषद के बारे में उपबंध था, तो इसे लोप किया गया है। 385 में दिया गया है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों के बारे में उपबंध, लोप किया गया है इसका। 386 में है पहली अनुसूची के भाग खा में राज्यों की मंत्रिपरिषद, इसका लोप किया गया है। 387 इसमें कुछ निर्वाचनों के परियोजनों के लिए जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विशेष उपबंध है, इसका लोप किया गया है। 388 में अंतरकालीन संसद तथा राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों में आकस्मिक रिक्तियों के बारे में उपबंध है, तो इसका लोप किया गया है। 379 में डोमिनियन विधानमंडल तथा प्रांतों और देशी राज्यों के विधानमंडलों में लंबित विधेयकों के बारे में उपबंध है, इसका लोप किया गया है। 381 इसमें इस संविधान के प्रारंभ और 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त या उत्पाद या व्यय किया हुआ धन था, तो इसका लोप किया गया है। 382 में कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति थी, इसका लोप किया गया है। 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति थी। अब देखते हैं भाग 22। इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, इससे संबंधित अनुच्छेद है। 393 इसमें संक्षिप्त नाम है। 394 में प्रारंभ है। 394 का में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है और 395 का निरसन किया गया है। तो ये हमने भाग 22 से संबंधित सभी अनुच्छेद को देख लिया है। अब देख लेते हैं अनुसूचियों की लिस्ट दी गई है, तो ये देख लेते हैं हम इसे। वैसे इसे हम ऊपर देख भी चुके हैं। पहली अनुसूची में है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में है भाग का में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध, भाग खा का लोप किया गया है। भाग गा में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध है। भाग खा में इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। भाग अंगा में भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। तो ये भाग यानी ये दूसरी अनुसूची के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। इसमें दिया गया है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इसमें भाग का में साधारण कुछ पॉइंट हैं। भाग खा में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण है। भाग गा में अनुसूचित क्षेत्र है और भाग घा में अनुसूची का संशोधन है। छठवीं अनुसूची में दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची में सूची 1 में संघ सूची, सूची 2 में राज्य सूची और सूची 3 में समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।